आप सभी को नमस्कार। बिहार राज्य विशेष के समस्त छात्रों को जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आगामी परीक्षाओं में जिनको प्रतिभाग करना है, उनको संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द सफल हों। और हम बिहार राज्य विशेष से संदर्भित चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं और अभी तक आपने जो देखा है बिहार राज्य विशेष से संदर्भित, उसमें आपने देखा था विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। और विगत वर्षों के प्रश्नों के अध्ययन में आपने प्राचीन काल से कितने प्रश्न पूछे गए, मध्यकालीन भारत के इतिहास से कितने प्रश्न पूछे गए, इसकी चर्चा आपने कर लिया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से। और आपको बता दें कि आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2020 तक की परीक्षा में लगभग 360 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हमें 360 प्रश्नों का अध्ययन करना है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अभी तक पता नहीं आप लोग गौर कर रहे थे इस बात पर या नहीं कर रहे थे, लेकिन आगे से ध्यान दीजिएगा कि आज जैसे हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत की, तो जिन खंडों की हम बात करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिससे प्रश्न पूछा गया है उस टॉपिक का नाम आप अपने नोट्स में अवश्य नोट कर लेंगे। साथ ही साथ उस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं वो भी नोट कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न सतत मिलते रहेंगे तो उसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं आज वर्ष भी बताता चलूंगा, तो आप वर्ष भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें क्या फॉलो करना होता है कि पिछले 5 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा कहां से पूछे गए हैं, कौन सा सेक्शन महत्वपूर्ण है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। आज जो आप देखोगे लगभग 70 से 71 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। इनमें किस टॉपिक से कितने पूछे गए हैं ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप साथ साथ नोट करोगे और इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करोगे। पीडीएफ से संबंधित आपकी समस्या थी, पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसमें बहुत सारे छात्र आप में से जुड़े हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे उसकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी आपको। साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप में टॉप कमेंट में आपको मिल जाएगा पीडीएफ की लिंक, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहां से पीडीएफ प्राप्त करें। यदि आप नहीं जुड़ पा रहे हो तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आप कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्योंकि टेलीग्राम आपके पास होगा, टेलीग्राम आपके पास है, टेलीग्राम आप यूज करते होंगे निश्चित तौर पे, तो आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर कुलिंदर सिंह यादव। ठीक है, कुलिंदर सिंह यादव सर्च कर लीजिएगा और हाय लिख के इसी पे आप मैसेज हमें कर दीजिएगा। निश्चित रूप से मैं आपको ग्रुप से जोड़ दूंगा और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं, आधुनिक भारत से संबंधित चर्चा। और जो पहला प्रश्न है वर्ष 2001 और 2 में पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था, आपको बताना है। तो चले बताएं, इसमें से आपको बताना है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। चले बताएं कौन था, आपको बताना है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं। 4 विकल्पों की यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगा डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीड़ा या अल्बुकर्क। 4 नाम दिए हुए हैं और इनमें से आपको विचार करना है। तो चलिए बताइएगा कि कौन सा था, इनमें से आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ करता था, भारत में था, आपको बताना है। 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं, डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीड़ा या अल्बुकर्क। इनमें से आपको जवाब देना है। तो चलिए बताएं इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, आपको बताना है। चलें ध्यान दीजिएगा और जवाब दीजिए। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। अब इसमें बोला जा रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो आप जानते हो इसका सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, ये आप सब जानते होंगे, और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा इसका सही उत्तर है। जब बात होती है पुर्तगालियों की, तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो आया था वो आया था अल्मीड़ा, ये आपको पता होना चाहिए। अल्मीड़ा के बाद जो दूसरे नंबर पे आया वो था अल्बुकर्क, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अल्बुकर्क के बाद यदि हम देखें तो तीसरे स्थान पे आपको देखने को मिलता है नीनो डी कुन्हा।
नीनो डी कुन्हा, ये तीसरा आपका पता होना चाहिए। और इसके बाद यदि हम चौथा देखें तो चौथा आपको पता होना चाहिए गार्सिया दा नारोहा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसमें से यदि हम देखें, बात हो रही है पुर्तगालियों की, तो सबसे पहले आप जानते हो जब बात होती है पुर्तगालियों की तो पुर्तगालियों के संदर्भ में कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप जानते हो कि कोचीन में पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था, और किसके समय काल में कराया था, तो आपको पता होना चाहिए ये अल्बुकर्क के समय काल में हुआ था। तो सबसे पहला फैक्ट जो हमने देखा, क्या देखा कि कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्बुकर्क ने करवाया था 1503 में। कब कराया था? 1503 में कराया था। हालांकि ये जो गवर्नर बन के आया था ये 1509 में बन के आया था। तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है कि अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में सबसे पहले कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ यह भी देखना है कि अल्बुकर्क जब गवर्नर बन के आया तो वो समय काल था वर्ष 1509। कहने का मतलब है कि जो पुर्तगाली गवर्नर था ये पहले भी आ चुका था, लेकिन एक गवर्नर के रूप में नहीं आया था, और जब गवर्नर के रूप में आया तब इसने कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि इसने टर्की और आप जानते हो टर्की, मिस्र तथा गुजरात की संयुक्त सेना पर भी आक्रमण किया था। कहने का मतलब है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही जो संयुक्त मुस्लिम बेड़ा था उसको परास्त किया था, और उसी के बाद इसने द्वीप पर अधिकार किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि पुर्तगाली एक शासक थे जिनका नाम था डॉन हेनरिक। क्या नाम था? डॉन हेनरिक। ये क्या थे? ये पुर्तगाली शासक थे, इनका नाम था डॉन हेनरिक। और डॉन हेनरिक ने ही सबसे पहले बोला था कि मसालों के जो व्यापार के लिए हमें एक नए मार्ग की खोज करना है, और इसके लिए इन्होंने छूट दी थी। और इन्हीं को आप जानते होंगे कि इन्हीं का जो नाम था, जिसके नाम से आप परिचित होंगे, हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर इन्हीं का नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। ब्लू वाटर पॉलिसी को भी अल्मीडा ने ही चलाया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? चले बताएं, इसको बताएं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था, आपको बताना है। चले जवाब दीजिएगा। कौन करता था हुगली का प्रयोग? कहां पर? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पर आपके दिए हुए हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको अपने उत्तर का चुनाव करना है। चले बताएं। डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, या पुर्तगालियों में से इनमें से कोई नहीं, या एक से ज़्यादा लोग इसमें से थे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। चले बताएं। बोला जा रहा है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो आपको बता दें ये करते थे पुर्तगाली जो है ये कार्य करते थे, समुद्री लूटपाट जो है हुगली के निकट करते थे। तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। आपको पता होगा कि भारत की खोज किया था किसने? वास्को डिगामा ने। ये आपको पता होगा, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। साथ ही साथ यह भी पता होगा कि इसकी जो समाधि है ये कोचीन में है। वास्को डिगामा की जो समाधि है वो कोचीन में आपको देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि पुंडचेरी जो आपका राज्य है, भारत का जो राज्य है, इसमें सबसे पहले जो अधिकार था वो पुर्तगालियों का था। सबसे पहला अधिकार, कई बार पूछा गया है ये, सबसे पहला अधिकार पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों के बाद डचों ने इस पे अधिकार किया, डचों के बाद अंग्रेजों ने इस पे अधिकार किया, और अंग्रेजों के बाद आप देखोगे कि फ्रांसीसियों का इस पे अधिकार हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पुंडचेरी पे यदि हम बात करें तो 4 लोगों ने अधिकार किया था विभिन्न समयों में। सबसे पहले पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने, फिर अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने भी इस पे अधिकार किया था। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले कि पुर्तगाल की बात हो रही है, तो पुर्तगाली सामुद्रिक जो साम्राज्य होता था उसको बोलते थे एस्तादो डा इंडिया। क्या बोलते थे? एस्तादो
द इंडिया, ये किसको बोलते थे? ये जो पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य होता था इसको बोलते थे एस्तादो द इंडिया। यह भी आपको पता होना चाहिए। और यह प्रश्न कब पूछा गया है? यदि हम इसकी बात करें तो ये प्रश्न वर्ष 2019 में 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? इनमें से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था, आपको बताना है। चले बताएं, इनमें से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? चले बताइएगा कि किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चले बताएं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से नवाजा था, आपको बताना है। कौन सा इनमें सही है आपको बताना है। आप जानते होंगे कि हॉकिंस जो थे, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। हॉकिंस जो थे ये जेम्स प्रथम किसका पत्र लेकर पहुंचे थे? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के पास पहुंचे थे। ये आपको पता होना चाहिए। कब पहुंचे थे? 1608 ईस्वी में पहुंचे थे। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होगा जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो जहांगीर ने इन्हें 400 का मनसब प्रदान किया। साथ ही साथ इनको फिरंगी खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि? फिरंगी खां की उपाधि इनको प्रदान की थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जहांगीर ने खान की उपाधि किसे प्रदान की थी? जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को प्रदान की थी, जो जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। और यहाँ पे जहांगीर द्वारा इसको 400 का मनसब भी दिया गया था और इसको फिरंगी खां की उपाधि भी दी गई थी। आपको पता होगा कि ये जो हॉकिंस थे ये 2 भाषाओं के ज्ञाता थे। एक तुर्की भी इनको आती थी और इनको फारसी भी आती थी, जिससे ये अपना प्रभाव डालने में जहांगीर में सफल रहे थे। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस जहाज से ये आए थे तो आपको बता दें ये हेक्टर नामक जहाज से आए थे। किससे आए थे? हेक्टर नामक जहाज से भारत आए थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हेक्टर नामक जहाज से सबसे पहले हॉकिंस भारत आया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज यात्री कौन था, भारत सबसे पहले कौन सा अंग्रेज यात्री आया था, यदि आपसे यह पूछ लिया जाए तो इसका जवाब होगा जॉन मिल्डेन हॉल। क्या नाम होगा इनका? जॉन मिल्डेन हॉल। ये आपका सही उत्तर होगा। जॉन मिल्डेन हॉल ये आपका सही उत्तर होगा। क्यों सही उत्तर होगा? इसलिए सही उत्तर होगा क्योंकि भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डेन हॉल थे, जो 1597 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आए थे। कब? 1597 में स्थल मार्ग से भारत आए थे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इतनी जानकारी आपको नोट कर लीजिएगा। नोट करना जरूरी है तो चीजें आपकी और बेहतर रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? चलिए बताएं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की, आपको बताना है। चलिए बताइएगा। गोवा, बंगाल, आरकोट या सूरत? ये प्रश्न 1994 में पूछा गया है, तो यह भी आप नोट करते हुए चलिए बताएं। जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और साथ ही साथ नोट करते हुए आगे बढ़िएगा कि किसके कितने सही हो रहे हैं, ये भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलें। अब इसमें आप देख रहे होंगे बोला जा रहा है 1612 ईस्वी में कहां पर पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सूरत। ठीक है, सूरत इसका सही जवाब है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ष 1612 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। वर्ष 1612 ईस्वी है जब कैप्टन बेस्ट द्वारा, किसके द्वारा? कैप्टन बेस्ट, इनका भी नाम याद रखिएगा। 1612 ईस्वी में सबसे पहले कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजिट
की गई। और जब इन्होंने सूरत के बंदरगाह को विजिट किया तो जो अभी तक पुर्तगालियों का चला आ रहा था, वर्चस्व चला आ रहा था, वो वर्चस्व यहाँ पे समाप्त हुआ। और जब वर्चस्व इनका समाप्त हुआ, एकाधिकार समाप्त हुआ, तो उसी के बाद इनको पहली फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली। यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं कि इन नगरों का संस्थापक कौन है। उदाहरण के रूप में यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कलकत्ता नगर का संस्थापक कौन है, कलकत्ता का, तो आपको याद रखना है जॉब चारनाक, ये कलकत्ता के संस्थापक हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा कि कलकत्ता के बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंबई का संस्थापक कौन है, तो बंबई का संस्थापक हैं गैरोल्ड अंगियार, ये बंबई के संस्थापक हैं। यदि आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि मद्रास के संस्थापक कौन हैं, तो मद्रास के संस्थापक हैं फ्रांसिस डे। ठीक है, फ्रांसिस डे ये मद्रास के संस्थापक हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता का संस्थापक कौन है, बंबई का संस्थापक कौन है, मद्रास का संस्थापक कौन है, पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन से नगर का संस्थापक कौन सा व्यक्ति है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको हो गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था, कभी यदि आपसे पूछा जाए तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था उसका नाम था रेड ड्रैगन। याद रखिएगा, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो भारत में शासक थे उनका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर के समय काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होगा कि वर्ष 1686 ईस्वी में, ठीक है, हुगली में अंग्रेजों से औरंगजेब का मुकाबला हुआ था, यह भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इतनी जानकारी इस प्रश्न से होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको नोट करते हुए चलिएगा आप। ठीक है, अगला है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? चलिए बताएं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, आपको बताना है। और आपको बता दें कि इसके संदर्भ में जब आपको आधुनिक भारत का, जो संपूर्ण भारत का इतिहास आपको उपलब्ध कराया गया है, उसमें इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, जो बिहार से संबंधित इतिहास उपलब्ध कराया गया है उसमें इसकी चर्चा मैंने किया था। तो आप बताएं इसका कौन सा उत्तर सही होगा। चलें, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में। बताएं, चलें, इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा 1632। ध्यान देने योग्य बात है कि कहीं भी किसी भी मानक पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की, किसी भी पुस्तक में उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ अप्रामाणिक स्रोतों से पता चलता है कि 1632 में इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि आप जानते होंगे कि बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने 1632 इसका सही जवाब माना था, इसीलिए हम यहाँ पर 1632 की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पुस्तक में इसकी चर्चा नहीं है, कोई भी आप पुस्तक पढ़ते होंगे कहीं भी यह देखने को नहीं मिलता है। तो ये विवादित प्रश्न है, लेकिन 1632 आपको याद रख लेना है क्योंकि बिहार आयोग ने इसी को सही माना था। आप जानते हो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन ये व्यक्ति थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में ही प्रथम डच अभियान जो है ये पूर्वी जगत में पहुंचा था, ये आपको पता होना चाहिए। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में प्रथम डच अभियान ये पूर्वी जगत में पहुंचा था, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, आपको बताना है। चले बताएं, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था, आपको बताना है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिक्रमण। यहाँ पे बात हो रही है प्रथम कर्नाटक युद्ध की, तो आपको बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था, क्या कारण था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, ये आपको बताना है।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा और इसके बाद जवाब दीजिए। साथ ही साथ आप देखते रहिएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, किस टॉपिक से आप सही कर पा रहे हो, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। तो जहां से गलत हो रहे हैं वहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि उस पर आप ज़्यादा मेहनत करना है। जहां से सही हो रहे हैं आपको ये आश्वस्त हो जाना है कि यहां से यदि प्रश्न आता है तो कर ले जाओगे, क्योंकि यदि विगत वर्षों के प्रश्न आप अच्छे से कर ले जा रहे हो तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। यदि विगत वर्षों के प्रश्न ही आप नहीं हल कर पा रहे हो तो आप इस बार की परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं है, नहीं बैठना चाहिए आपको। चलें बताएं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आप जानते हो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया के जंग से संदर्भित था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संदर्भित था। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, बी विकल्प सही उत्तर है। आपको पता होगा कर्नाटक युद्ध कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे देखें, कई बार आपसे पूछा जाता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो आपको पता होना चाहिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? ये 1746 से 48 में हुआ था। वर्ष आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था और यहाँ पे जो संधि हुई थी उसको बोलते थे एक्स ला सापेल की संधि, ये आपको पता होना चाहिए। कब हुई थी यदि हम बात करें तो आपको पता होगा 1748 में ये संधि हुई थी। साथ ही साथ इसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1749 से 54 के बीच हुआ था और इसमें जो कारण था वो था कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों का जो विवाद था उसके कारण यह युद्ध हुआ था। और यहाँ पे पौंडीचेरी की संधि हुई थी, आपको पता होना चाहिए पौंडीचेरी की संधि हुई थी, ठीक है, पौंडीचेरी की संधि। और पांडिचेरी की जो संधि हुई थी ये 1755 में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसको आप वांडीवास का भी युद्ध कहते हो, यह 1756 से 1763 के बीच हुआ था। कब? 1756 से 63 के बीच हुआ था। और इसमें यदि हम देखें तो सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित ये था और इसमें जो संधि हुई थी वो थी पेरिस की संधि। किसकी संधि? पेरिस की संधि। और पेरिस की संधि कब हुई थी? ये हुई थी 1763 में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है? यहाँ पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उसमें कौन सी संधि हुई थी? एक्स लाभ सापेल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? पांडिचेरी की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। ये आपको अवश्य पता होना चाहिए कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। साथ ही साथ यह भी पता होना चाहिए कि जो ये संधियां हुई थी, ये जो युद्ध हुए थे, इसके तात्कालिक कारण क्या थे। जैसे पहले में आपने देखा कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में देखा कि आपने कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में जो विवाद चल रहा था उससे ये जुड़ा हुआ था। तृतीय जो आपने कर्नाटक युद्ध देखा ये सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था और यहाँ पे पेरिस की संधि हुई थी 1763 में, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप जानते हो प्रथम कर्नाटक युद्ध या सेंट थॉमे का युद्ध बोलते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अम्ब्यूर का युद्ध बोलते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध या वांडीवास का युद्ध बोलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? अभी मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है लेकिन फिर भी आप बताएं, चलिए बताएं, जवाब दीजिएगा। (1760) का वांडीवास का जो युद्ध था वह किसके खिलाफ लड़ा गया था आपको बताना है। मैंने आपको बताया वांडीवास का जो युद्ध ये तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे कि इसका जो समय काल था तृतीय कर्नाटक का वो था 1756 से 1763 का समय काल था। सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था ये युद्ध हुआ था और इसमें आपने देखा था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ था। तो याद रखना है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इस स्थान पर किसने हराया था आपको बताना है, बताएं। स्वाली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। किसने हराया था आपको बताना है, बताएं।
यहाँ पे बात हो रही है कि किस स्थान पर अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को हराया था, मतलब पुर्तगालियों को हराया था, उसका नेतृत्व किसने किया था। तो आप जानते हो इसमें एक नाम है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। थॉमस बेस्ट ने ही पुर्तगालियों को हराया था, ये आपको पता होना चाहिए। और बात हो रही है पुर्तगालियों की, तो आप जानते हो पुर्तगालियों का प्रभाव भारत पर बहुत है, ठीक है। पुर्तगाली भले भी चले गए लेकिन वो अपना प्रभाव छोड़कर गए और उसमें से काफ़ी सकारात्मक चीज़ें हैं जो निकल कर आई हैं। जैसे सबसे पहले यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भारत जापान का जो व्यापार शुरू हुआ, भारत और जापान, इसका श्रेय किसे जाता है, तो भारत और जापान के बीच जो व्यापार शुरू हुआ इसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। दूसरा आपको बता दें कि अरबों व तुर्कों से सबसे पहले आप समझ लीजिए कि संघर्ष किसने किया, सबसे पहले संघर्ष पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों के आप कह सकते हो कट्टर विरोधी थे कौन, अरब के लोग, और तुर्की शासक जो थे ये इनके विरोधी थे, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि आप जानते होंगे कि गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त आप जानते हो कि तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, आलू हो गया, मक्का हो गया, पपीता हो गया, ये सारी चीज़ें भारत में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है किसको, वो जाता है पुर्तगालियों को। तो पुर्तगालियों ने बहुत सारी आप कह सकते हो फलों को, बहुत सारी अन्य चीज़ों को भी भारत लाए थे, इनका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, इसका भी श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक कला है जिसको बोलते हैं गोथिक स्थापत्य कला। क्या बोलते हैं, गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक स्थापत्य कला का भी जो श्रेय है वो पुर्तगालियों को जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो किस चीज़ का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों की सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। वह स्थान कौन सा था जहां से सर्वोत्तम सोरा व अफीम प्राप्त होता था, आपको बताना है। तो चले बताएं, वह स्थान कौन सा है, बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास, कौन सा स्थान है जहां से ये प्राप्त होता था, आपको बताना है। चलें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताएं, और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बोला जा रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, यह स्थान आपका है बिहार, ठीक है। बिहार इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया, चले बताएं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे बनाया, आपको बताना है। चले बताएं, किसे बनाया था मुर्शिदाबाद का दीवान, आपको बताना है। मोहम्मद रजा खान, सिताब खां, राय दुर्लभ या सैयद गुलाम हुसैन, इनमें से आपको जवाब देना है। चलें बताएं। इलाहाबाद की संधि, और आप जानते हो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, किसके कारण हुई थी, आप जानते हो इलाहाबाद की जो संधि है जब बात आती है तो आप जानते हैं सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का जो युद्ध था ये अंग्रेजों की सैन्य विजय थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बक्सर का युद्ध जब 1764 में हुआ था 22 अक्टूबर को, उसी के बाद आप देखेंगे कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्यों, क्योंकि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला तीनों लोगों ने मिलकर, तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा था और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और इसको कहा जाता था कि अंग्रेजों की पहली सैन्य विजय है, यह आपको पता होना चाहिए। और इसी के तुरंत बाद इलाहाबाद की दो संधियां हुई थी, एक थी इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, और एक दूसरी थी आपकी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी ये शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। किसके बीच, शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी इसमें क्या हुआ, मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो कंपनी को दे दी थी। सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये था। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी, यदि हम इसकी बात करें तो इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी,
शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। और पहली किसके बीच हुई थी? पहले में आपको प्रमुख रूप से याद रखना है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच। तो दोनों में पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई थी, इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई थी। नाम अवश्य आपको शासकों का पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आता है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की, आपको बताना है। बताएं कब ये दीवानी प्राप्त हुई। अभी आपने देखा कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि के उपरांत ये घटनाक्रम हुआ था। और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, यदि हम बताएं तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। तो इसका सही जवाब है 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी, आपको बताना है। उसके साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी, आपको बताना है। प्रश्न देखिए और जवाब बताएं। और याद रखिएगा, पिछले प्रश्न में मैंने आपको उत्तर शायद नहीं बताया। इसमें इलाहाबाद की संधि में, इसमें आपको बता दें कि इसमें मोहम्मद रजा को दीवान बनाया गया था। ए विकल्प इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलें इसको बताएं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार या पेशावर से वाराणसी, आपको बताना है। बताएं। और आपको बता दें, ये जो प्रश्न है ये वर्ष 2018 में पूछा गया था। लेकिन वर्ष 2018 में जब ये पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे अस्पष्ट नहीं था, जिसके चलते इसको आयोग ने हटा दिया था। तो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ये 2018 की 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसको निरस्त कर दिया था, ठीक है। इसको बताएं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनीर हीरा किससे प्राप्त किया था? कोहनूर हीरा रणजीत सिंह ने किससे प्राप्त किया था, आपको बताना है। चले बताएं। रणजीत सिंह ने कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। कौन कौन? शाह शुजा, जमा शाह, दोस्त मोहम्मद या शेर अली या पुर्तगालियों में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताएं किससे प्राप्त किया था? चलिए जवाब दीजिएगा। देखो आपको बता दें, सबसे पहले तिथि याद रखनी है, वर्ष 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में क्या हुआ? वर्ष 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था शाह शुजा। क्या नाम था? शाह शुजा। शाह शुजा ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, जो कि काबुल की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1800 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बहुत सारे भाई थे जिन्होंने साम्राज्य को लेकर जो है विवाद शुरू कर दिया। साम्राज्य को लेकर जो है इसको हटाना चाहते थे, गद्दी से इसको हटाना चाहते थे। तो इसके बाद क्या किया शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणजीत सिंह से मदद मांगी थी, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह से इन्होंने मदद मांगी थी। और जब इन्होंने मदद की थी तो उसी के फलस्वरूप शाह शुजा ने इनको कोहनूर हीरा भेंट किया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है? शाह शुजा। ए विकल्प इसका सही जवाब है, ये आपको पता होना चाहिए। रणजीत सिंह की यदि हम बात करें तो आपको पता होगा सुकेर चकिया मिसल के ये प्रमुख थे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि वर्ष 1809 लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से रणजीत सिंह की अमृतसर की संधि हुई थी, आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ के साथ रणजीत सिंह से अमृतसर की संधि हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी, तो आपको बताना है चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहां बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई, आपको बताना है। तो चलें बताएं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई, आपको बताना है। चलें,
टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर या कोयम्बटूर? आपको पता होगा कि इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम। ए विकल्प सही उत्तर है। टीपू सुल्तान की बात हो रही है। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान जो था, टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थॉमस मुनरो। पूछा जाए यदि कभी तो आप कथन इनका याद रखिएगा। थॉमस मुनरो ने क्या कहा था टीपू सुल्तान के लिए? थॉमस मुनरो ने कहा था कि टीपू नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। क्या कहा था? टीपू नई नीति चलाने वाला एक अशांत आत्मा है। ये कथन किसका था? ये कथन था थॉमस मुनरो का। ये आपको पता होना चाहिए। टीपू सुल्तान ने रॉकेटों का जो प्रयोग था, सर्वप्रथम प्रयोग रॉकेटों का युद्ध में जो है, ये किसने प्रारंभ कराया? ये टीपू सुल्तान ने प्रारंभ कराया। ये भी आपको पता होना चाहिए। रॉकेटों का सर्वप्रथम प्रयोग युद्ध में टीपू सुल्तान ने प्रारंभ कराया। इसके साथ साथ इसने एक श्रृंगेरी देवी का एक मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार भी कराया था और साथ ही साथ वहाँ पे शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना भी की थी। श्रीरंगपट्टनम की यदि हम बात करें तो बता दें कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। जैकोबिन क्लब की इन्होंने स्थापना किया था। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रांस व मैसूर के मैत्री का प्रतीक एक वृक्ष भी लगवाया था, जिसको बोला जाता था स्वतंत्रता का वृक्ष। तो इतनी जानकारी टीपू सुल्तान के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये आपको बताना। चले बताएं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? आपको बताना है। चले बताएगा कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज? श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात हो रही है, किसके साथ की थी? आपको बताना है। देखो, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी ये हुई थी 1792 में। ठीक है, किसके बीच हुई थी? ये हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी ये किस युद्ध में हुई थी? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की यदि हम बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये 1767 से 1769 के बीच हुआ था। 1767 से 1769 के बीच। और इसमें आप देखोगे तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था और यहाँ पे मद्रास की संधि हुई थी। तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? मद्रास की संधि। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ था और ये टीपू सुल्तान और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था। टीपू और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ था। इसमें यदि हम बात करें तो मंगलौर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बात करें तो टीपू और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस युद्ध में यदि हम देखें तो यहाँ पे जो संधि हुई थी उसको बोलते थे श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, इसके साथ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध था ये टीपू और लॉर्ड बेलेजली के बीच हुआ था। टीपू और लॉर्ड बेलेजली के बीच हुआ था। इस युद्ध में यदि हम देखें तो टीपू की मृत्यु हुई थी और यहाँ पे मैसूर सहायक संधि हुई थी। क्या हुई थी? मैसूर सहायक संधि हुई थी। और मैसूर सहायक संधि के अंतर्गत यहाँ से जो शुरू हुआ था वो था वोडियार वंश। वोडियार वंश का शासन यहाँ से शुरू हुआ था और वोडियार वंश के शासक के साथ यहाँ पे मैसूर सहायक संधि हुई थी। आपको पता होना जी। तो कहने का मतलब है कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं और 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के वर्ष किन के बीच हुए हैं, साथ ही साथ कौन सी संधि हुई है, ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? चलें थोड़ा सा फास्ट करना है। अब ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था आपको बताना है। लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या अलेक्जेंडर बर्न्स या ई विकल्प? बताएं। ठगों का उन्मूलन, ये प्रश्न वर्ष 2018 की 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है और आपको बता दें
ठगों का जो उन्मूलन था ये हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने यहाँ पे आदेश दिया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के आदेश के उपरांत कैप्टन स्लीमैन ने ठगों का उन्मूलन कराया था। बी विकल्प इसका सही उत्तर है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बताएं किसने द्विज शासन प्रणाली लागू किया था बंगाल में, आपको बताना है। चलें, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन, कौन सा इनमें से सही है? द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया था, आपको बताना है। आपको बता दें कि जब बात आती है द्वैध शासन की तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इसके लागू किया था। हालांकि बाद के वर्षों में 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया था और वारेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। तो दोनों आपको याद रखना है, किसके समय काल में लागू हुआ और किसने समाप्त किया, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखना है इसमें कि द्वैध शासन प्रणाली बंगाल की जब हम बात करते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, लेकिन इसको समाप्त वर्ष 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, चलें इस प्रश्न को बताएं। बोला जा रहा है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कार्टिस या उपयुक्त में से कोई नहीं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो चलें बताएं, द्वैध शासन का जनक को किसे कहा जाता है इनमें से, आपको बताना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि अभी तक हम ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो इसको हम गलत कर बैठेंगे और इसको गलत करने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 100 में से यदि हम देखें तो 80 लोग इसको गलत करेंगे, ये मैं कह सकता हूं दावे के साथ। बताएं, जवाब दीजिएगा इसका। ये 2018 में पूछा गया है। आपको बता दें इसका सही उत्तर है सर लियोनिल कर्टिस। क्या उत्तर सही है? सर लियोनिल कर्टिस, ये उत्तर सही है। क्यों सही है ये सर लियोनिल कर्टिस? आपको बता दें कि इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था डायरेकी। क्या नाम था पुस्तक का? डायरेकी। और जो इनकी पुस्तक डायरेकी थी, सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक डायरेकी में इस नियम को प्रतिपादित किया था, द्वैध शासन को प्रतिपादित किया था। इसीलिए द्वैध शासन का जो जनक है वो माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस को। तो यदि सर लियोनिल कर्टिस दिए हुए हैं तो आप इन्हीं को टिक करोगे। डायरेकी इनकी पुस्तक है जिनमें सबसे पहले इन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके समय काल में बिछाई गई, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप यदि आप देखेंगे तो आप 4 विकल्प आपके दिए हुए हैं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलें बताएं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड लिटन, कौन सा इनमें से सही है आपको बताना है। अब थोड़ा फास्ट चलना है हमें, क्योंकि प्रश्न 71 है और आज ही समाप्त करना है। ठीक है, तो जो डिस्कशन होगा वो मैं साथ साथ बताते चलूँगा, इस पर नोट नहीं करूँगा, तो आप उसको कैच कर लीजिएगा। बताएं किसके समय काल में हुआ? तो आपको पता है ये समय काल था लॉर्ड डलहौजी का। रेलवे के विकास का जो श्रेय दिया जाता है, भारत में रेलवे के विकास का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और प्रथम रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो 1853 में बिछाई गई थी। और 1853 में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद द्वितीय रेलवे लाइन बिछाई गई कब? 1854 में। और द्वितीय रेलवे लाइन कहाँ से? रानीगंज से कोलकाता के बीच बिछाई गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोलकाता से रानीगंज के बीच द्वितीय लाइन बिछाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो भारत में डाक टिकटों के प्रचलन का भी श्रेय जो है वो लॉर्ड डलहौजी को जाता है। सबसे पहले भारत में डाक टिकट का प्रचलन लॉर्ड डलहौजी ने कराया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था आपको बताना है।
चलें बताएं, जवाब दीजिएगा इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था आपको बताना है। चलें, मुंगेर में जो ये विद्रोह हुआ था विशेष रूप से ये विद्रोह संबंधित था बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर। तो इसका सही जवाब है बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ए विकल्प इसका सही जवाब है। इसको बताएं, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, जिसको लेकर विवाद हुआ था, वो राइफल कब शामिल की गई थी आपको बताना है। चलें, कब शामिल की गई थी? भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी आपको बताना है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, 1856 नवंबर, 1856 दिसंबर, या जनवरी 1857 या फरवरी 1857। आपको बता दें ये दिसंबर 1856 को शामिल की गई थी, बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? चलो बताएं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया आपको बताना है। खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुंवारी, बताएं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये तो रट गया होगा। और बिहार की यदि हम बात करें तो पूरे बिहार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ष ऐसा होता होगा जब ये प्रश्न ना पूछा जाए। इस पूरे जब हमने प्रश्नों का संकलन किया, प्रश्नों के संकलन के दौरान देखा कि कम से कम, अभी आप देखोगे भी, कम से कम 10 प्रश्न इस टॉपिक पे पूछे गए हैं। 10 प्रश्न इस टॉपिक पे पूछे गए हैं, सिर्फ भाषा का बदलाव वहां पे किया गया है। तो इसका सही जवाब आप सब जानते होंगे कि इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। ठीक है, कुंवर सिंह इसका सही जवाब है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में, इसके बाद दिल्ली की बात आती है। दिल्ली के बाद विद्रोह आपका जानते हैं कानपुर में भी हुआ था। कानपुर के बाद यदि हम देखें तो विद्रोह लखनऊ में भी हुआ था। लखनऊ के बाद झांसी और ग्वालियर में भी हुआ था। ठीक है, झांसी और ग्वालियर में भी हुआ था। झांसी और ग्वालियर के बाद यदि हम देखें तो फैजाबाद में भी विद्रोह हुआ था उस दौरान। फैजाबाद के बाद यदि हम देखें तो बरेली में भी विद्रोह हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख विद्रोह थे 1857 के समय, जो अलग अलग स्थानों पर ये विद्रोह हुआ था। तो इसमें से पूछा जाता है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने ये नेतृत्व किया था। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था इसको दबाया किसने, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, जॉन निकोलसन। किसने दबाया? जॉन निकोलसन और हडसन ने इस विद्रोह को दबाया था, ये आपको पता होना चाहिए। जॉन निकोलसन तथा हडसन ने दबाया। कानपुर में यदि हम बात करें तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। यहाँ पर विद्रोह को किसने दबाया? यहाँ पे विद्रोह को दबाया कॉलिन कैंपबेल ने। किसने दबाया? कॉलिन कैंपबेल ने इसको भी दबाया, ये आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ में आप जानते होंगे बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ पर भी कॉलिन कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया। झांसी और ग्वालियर की बात करें तो झांसी और ग्वालियर दोनों में महारानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और यहाँ पे जो विद्रोह को दबाया गया इनका नाम था जनरल हुरोज, जिन्होंने लक्ष्मीबाई की हत्या की थी। जनरल हुरोज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फैजाबाद के बारे में यदि पूछा जाए कि फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो इनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह। और मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया था। दबाया किसने? तो यहाँ पे विद्रोह को दबाया था कर्नल नील ने। किसने दबाया था? कर्नल नील ने विद्रोह को दबाया था। बरेली की यदि हम बात करें तो बरेली में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने और यहाँ पे विद्रोह को दबाया किसने? विंसेंट आयर ने दबाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विद्रोह किसने किया, किसने नेतृत्व किया, साथ ही साथ उस विद्रोह को दबाया किसने, यह भी आपको पता होना चाहिए। उस सैन्य अधिकारी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार उस सैन्य अधिकारी से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे बात हो रही है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। देखिए वही प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है और इस तरह से भी आपको 4 से 5 प्रश्न और मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। कहने का मतलब है ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ भी फिर बात आ गई कुंवर सिंह।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला जा रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। फिर वही बात आ रही है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने यहाँ पे नेतृत्व किया, तो आप जानते हो जगदीशपुर के व्यक्ति थे कुंवर सिंह, जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। ए विकल्प सही उत्तर है। अगला है कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, कहाँ के राजा थे कुंवर सिंह। मतलब प्रश्न एक ही है, एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लेकिन विषय जो है प्रश्न का वो सेम है, लेकिन उसकी जो भाषा है पूछे जाने की वो अलग अलग है। यहाँ पे बोला गया है कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के, तो आप जानते हो कुंवर सिंह कहाँ का नेतृत्व करते थे, जगदीशपुर का नेतृत्व करते थे। सी विकल्प सही उत्तर है। अगला है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, किस जगह शामिल हुए। ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। किस जगह शामिल हुए, चलें बताएं। पटना, आरा, बेतिया या वाराणसी, किस जगह ये शामिल हुए थे आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। इसमें से कौन सा सही है, आरा, पटना, बेतिया या वाराणसी, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। आपको बता दें कि सबसे पहले याद रखिएगा 25 जुलाई, अभी जब आप इसका दे रहा हूं मैं, 25 जुलाई 1857, ये तिथि याद रखिएगा। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों ने विरोध किया था। कहाँ पे किया था, दानापुर में सैनिकों ने विरोध किया था। अब ये जो दानापुर के सैनिक थे जिन्होंने 25 जुलाई 1857 को विरोध किया था, ये 26 जुलाई को पहुंचे थे आरा। ठीक है, अब ये जो 26 जुलाई को आरा पहुंचे थे तो इन्होंने अपने नेतृत्व के लिए जो है वो संपर्क किया कुंवर सिंह ने, और आरा से कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व प्रारंभ किया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में किस जगह शामिल हुए, तो ये शामिल तो हुए थे आरा में। यदि देखा जाए, यदि आप ऐतिहासिक अध्ययन देखते हो, विभिन्न पुस्तकों को पढ़ते हो, तो वहाँ पे पता चलता है कि दानापुर के जो सैनिकों ने विद्रोह किया था, उन्हीं विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया 26 जुलाई को। ठीक है, लेकिन बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने इस विकल्प को सही नहीं माना है। बिहार राज्य लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करें तो इसमें इन्होंने माना है, मैं आपको जवाब बता देता हूं इनका क्या माना है इन्होंने। इनके द्वारा जो माना गया है वो माना गया है आरा। आरा तो सही उत्तर है, लेकिन इन्होंने पटना को माना था। ठीक है, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, लेकिन सही जवाब इसका आरा है। तो आपको आरा ही टिक करना है, क्योंकि यदि एक बार, जरूरी नहीं कि एक बार आयोग ने गलत मान लिया है तो आगे भी वही मानता रहेगा, क्योंकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं वहाँ पे आरा की बात आती है कि सबसे पहले जो विद्रोह था वो किस जगह शामिल हुए, आरा में वो शामिल हुए थे। लेकिन बिहार राज्य लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोनों उत्तर अपनी जगह पे सही है। आयोग पटना मान रहा है, लेकिन पुस्तकों में जब हम पढ़ते हैं तो आरा की बात आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और आयोग की बात कर रहे हैं, परीक्षा में कौन सा टिक करना है, तो मेरी समझ से यदि आयोग पटना को टिक कर रहा है तो आप पटना को टिक करते जाइएगा, लेकिन सही उत्तर आरा ही है इसका। ठीक है, इसको बताएं, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, किसने इसमें सक्रिय भाग लिया था आपको बताना है। चलें बताएं, इनमें से किसने सक्रिय भाग लिया था। आप जानते हो नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था तात्या टोपे के साथ। बेगम हजरत महल ने बिजरिस कादिर के साथ लखनऊ में किया था। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में किया था। बेगम जीनत महल ने दिल्ली में। कहने का मतलब है कि ये जो सभी व्यक्ति हैं सभी 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका ई विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे आपको बताना है। चलें, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। आप जानते हो कि कुंवर सिंह यहाँ के नेता थे, तो आपको याद रखना है बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1857 तक केंद्र था कहाँ। ये जो विद्रोह था ये बिहार में कहाँ पर केंद्र था आपको बताना है। तो चलें बताएं कहाँ पर केंद्र था, इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था बिहार में आपको बताना है। आप जानते होंगे कि इस विद्रोह का जो केंद्र था वो था जगदीशपुर। कुंवर जो यहाँ के नेतृत्व करता थे उनका जो गांव था, उनका जो क्षेत्र था जगदीशपुर, जहाँ से वो
शासक थे, तो जगदीशपुर इसका सही उत्तर है, डी विकल्प। आपको याद रखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे विद्रोह, जैसे मैंने बताया कानपुर में विद्रोह, फिर मैंने आपको बताया लखनऊ में विद्रोह, हमने यह भी बताया कि किसके द्वारा विद्रोह को दबाया गया, लेकिन हमने वहां पे ये नहीं बताया कि पटना के विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया। तो आपको बता दें, जगदीशपुर में जो विद्रोह था इसको दबाया था विलियम टेलर, नाम याद रख लीजिएगा, विलियम टेलर। और विलियम टेलर के साथ साथ यहाँ पे विंसेंट आयर ने इसको दबाया था। तो दो नाम आते हैं, विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह को दबाया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो बिहार में जो विद्रोह पनपा था उसको दबाने वाले व्यक्तियों में थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे? आप जानते हो कुंवर सिंह, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कुंवर सिंह से संबंधित अभी तक आपने कम से कम 6 से 7 प्रश्न देख लिए होंगे। तो इससे यह पता चलता है कि 1857 की यदि क्रांति हमें पढ़नी है, विशेष रूप से बिहार के संदर्भ में पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं अपने केंद्र बिंदु में हमें कुंवर सिंह को लेकर चलना होगा, कहीं ना कहीं कुंवर सिंह के बारे में ही सबसे ज्यादा अध्ययन करना होगा। इसको बताएं, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आप जानते हो बिहार से संदर्भित थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? चलें बताएं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? एक ही नाम आता है, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं कि विद्रोह का कालानुक्रम क्या था, विद्रोह कैसे कैसे आगे बढ़ा, यदि कभी पूछा जाए तो आप आसानी से कर सको। सबसे पहले तिथि थी 2 फरवरी 1857, 2 फरवरी 1857 ये तिथि आती है। 2 फरवरी 1857 क्या हुआ? बहरामपुर स्थान है, बहरामपुर में सैनिकों ने विद्रोह किया और यहाँ पे 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। कब? 2 फरवरी 1857 को। 2 फरवरी 1857 के बाद दूसरी तिथि आती है 29 मार्च 1857। अब 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर मुर्शिदाबाद में विद्रोह हुआ और यहाँ पे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के 5वीं कंपनी के सैनिक मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया। तो मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कहाँ पे किया गया था? बैरकपुर मुर्शिदाबाद में किया गया था और मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आती है 10 मई 1857 की यदि हम बात करें तो मेरठ विद्रोह हुआ, मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें तो आती है तिथि 12 मई। 12 मई को क्या हुआ? 12 मई को दिल्ली में विद्रोह हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और 12 मई के बाद आता है 4 जून। 4 जून को विद्रोह कहाँ पे हुआ? 4 जून को लखनऊ और झांसी में विद्रोह हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। 4 जून के बाद यदि हम देखें तो 5 जून आता है, 5 जून को कानपुर में विद्रोह हुआ और 5 जून के बाद तिथि आती है 6 से 7 जून और इस दौरान इलाहाबाद में विद्रोह हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब है कि शुरुआत, विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई वो आपको पता होना चाहिए। तो विद्रोह की शुरुआत प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो सबसे पहले बहरामपुर में हुई थी 2 फरवरी 1857 को और 19वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में हुई थी। जब मंगल पांडे की बात आती है तो तिथि आती है 29 मार्च 1857। जब बात आती है बैरकपुर मुर्शिदाबाद की, जहां पे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक मंगल पांडे द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इसको बताएं 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में। फिर वही बात आ रही है कुंवर सिंह। ठीक है, इसको बताएं निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? इनमें से कौन से व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे? आपको बताना है। बात हो रही है 1857 की, इसका मतलब क्या है कि इनमें से जो व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति से जुड़े रहे होंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बताएं 1857 की क्रांति से इनमें से कौन जुड़ा हुआ है? चलें 1857 की क्रांति से इनमें कौन जुड़ा हुआ है आपको बताना है। चलें, यहां पे यदि आप देखोगे तो इसका सही उत्तर क्या है?
यहाँ पे बोला जा रहा है 1857 का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था अंग्रेजों का, तो इसमें मौलवी अहमदुल्लाह आते हैं। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मैंने अभी आपको बताया कि मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था और यहाँ पे कर्नल नील द्वारा यह विद्रोह दबाया गया था। तो ए विकल्प मौलवी अहमदुल्लाह शाह इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, आपको बताना है। चले बताएं, किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा था। 4 नाम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलिए फास्ट करिएगा, जिससे अब अगले 20 से 25 मिनट में प्रश्न सारे समाप्त हो जाएं जो भी बचे हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, आपको बताना है। मीर तकी, गालिब, इकबाल, जोक, किसके द्वारा देखा गया है आपको बताना है। चले, इसका सही उत्तर है मिर्जा गालिब। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इनमें से कौन सा कारण है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का नहीं है, आपको बताना है। पहला क्या कहा जा रहा है, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास। दूसरा, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश। तीसरा, भत्ते की रोकथाम। तीसरा, अधिकारियों की अक्षमता या ई विकल्प। इसमें यदि आप देखो तो विरोध के कारणों में पहला तो शामिल है ही, दूसरा भी शामिल है और तीसरा भी शामिल है। अधिकारियों की अक्षमता जो है ये कहीं भी विद्रोह के कारण में शामिल नहीं। मतलब अधिकारियों की अक्षमता के कारण ऐसा नहीं है कि विद्रोह हुआ, क्योंकि उस समय काल के अधिकारी सक्षम थे। ठीक है, अक्षम तो थे नहीं। तो इसमें यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं डी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। इनमें से कौन सा वर्ग है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया, आपको बताना है। 4 वर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं, खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। सबसे पहली बात तो जमींदार आते हैं, क्योंकि जमींदार इस विद्रोह में शामिल नहीं थे। अब अगर आपको इतना पता है कि जमींदार इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, मतलब फोर्थ इसमें शामिल नहीं था, तो फोर्थ यदि हम देखें चारों विकल्पों में तो एक ही जगह पे दिया हुआ है, डी में। कहने का मतलब जो खेतीहर मजदूर थे और जो जमींदार थे वो इसमें शामिल नहीं थे, ये कहा जा रहा है। तो क्या यह सही है? गलत है, क्योंकि इसमें जो था वो विशेषकर साहूकार और जो जमींदार थे वो शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि है, इसको आप कर लीजिएगा 2 और 4 वाला सही है, 1 नहीं है, यहाँ पे 2 और 4 है, क्योंकि साहूकार और जो जमींदार है वो इसमें शामिल नहीं थे। खेतीहर मजदूर और कृषक का इसमें योगदान मिला था। तो विशेष रूप से साहूकार और जमींदार, डी विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन डी तब सही होगा जब यहां पे 2 लिखा होगा, 2 एवं 4। ठीक है, इसको बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन क्या कह रहा है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कथन में कि अंग्रेजों की मदद पैसे से नहीं की थी। तीसरा कहा जा रहा है कि इन्होंने अंग्रेजों की मदद की आदमियों से नहीं बल्कि पैसों से। चौथा कहा जा रहा है कि उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। आप जानते हो कि 1857 के समय में यदि हम देखें तो ज़्यादातर जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। और यहाँ पे जब बात होती है दरभंगा की बात होती है, डुमराव की बात होती है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो जमींदार थे उन्होंने आदमी तथा पैसों दोनों से अंग्रेजों की मदद की थी, इसलिए ए विकल्प इसका सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। इनमें से कौन सा भाग है जो अप्रभावित रहा था, आपको बताना है। इनमें से कौन सा भाग है जो 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा था, आपको बताना है। चलो बताएं, इसमें देखो आरा का नाम आपने सुना ही कि सबसे पहले दानापुर में विद्रोह हुआ। दानापुर के जो सैनिक थे वो आरा पहुंचे और आरा से कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। तो दानापुर और आरा तो आपने सुन ही लिया। पटना का भी नाम आपने सुना कि पटना विद्रोह का केंद्र था, पटना भी है। मुजफ्फरपुर की भी बात होती है। तो कहने का मतलब है मुंगेर जो है वो 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ता है। बी विकल्प इसका केवल 5 ये सही उत्तर है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का जो विद्रोह था ये लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। अभी आपको बताया गया था कि
कॉलिन, सबसे पहली बात तो यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था, ये मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने यहाँ पे नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल यहाँ पे दिया नहीं हुआ, इसका मतलब बेगम ऑफ अवध, उन्हीं का नाम है बेगम हजरत महल। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, बेगम हजरत महल या बेगम ऑफ अवध या साथ ही साथ बिरजिस कादिर, ये नाम आपको याद रखना है। इसको बताएं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? इसकी असफलता के क्या कारण थे आपको बताना है। इसकी असफलता के क्या कारण थे? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र या जमींदारों की सहभागिता। इसमें यदि हम देखें सबसे महत्वपूर्ण कारणों में यदि देखें तो विद्रोहियों के पास कोई ठोस योजना नहीं थी, विद्रोहियों के पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, बेहतर नेतृत्वकर्ता नहीं था। अतः इसका जो बी विकल्प है वो सही है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कथन यहाँ पे है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, सत्य है। दूसरा कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनके साथ देने में कतरा गए थे। ये भी सही है क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन विद्रोहियों के जिद के आगे उन्होंने स्वयं को जो है नेतृत्वकर्ता घोषित किया और उनका नेतृत्व किया। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण दिया हुआ है वो पहले कथन का सही व्याख्या करता है, इसलिए ए विकल्प सही उत्तर है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की गई आपको बताना है। चलें बताएं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की आपको बताना है। चले बताएं। अच्छा प्रश्न है। ये घोषणा कब हुई थी? ये 1857 की क्रांति के बाद ही हुई थी। तो 1857 के क्रांति के बाद इसमें आप देखिए कौन सा उत्तर आपके लिए सही है। 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958 या 17 नवंबर 1859। आपको बता दें 1 नवंबर 1858 की ये घोषणा थी। ए विकल्प इसका सही उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और आपको बता दें और नोट कर लेना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे अधिकारियों ने विद्रोह को दबाया था। जैसे कि हमारे जो नेता थे, जो विद्रोही आप कह सकते विद्रोहियों का जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, इसी तरह से कुछ अंग्रेज अधिकारियों की भी मृत्यु हुई थी और इनसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले आप जानते हो सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस, क्यों याद रखना है सर हेनरी लॉरेंस को? सर हेनरी लॉरेंस को इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था। कहाँ पे इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। लखनऊ में ये जो विद्रोह था उसको दबाने का, दमन का प्रयास कर रहे थे और लखनऊ में इनकी लड़ते समय मृत्यु हुई थी। लखनऊ में ही जनरल हैवलॉक, इनकी भी मृत्यु लखनऊ में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जनरल हैवलॉक के साथ साथ जनरल नील, इनकी भी मृत्यु लखनऊ में हुई थी। तो 3 व्यक्ति थे, 3 अधिकारी इनके थे, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और नील। इन तीनों की जो मृत्यु थी वो लखनऊ में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन, और जॉन निकोलसन की जो मृत्यु हुई थी ये दिल्ली में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जॉन निकोलसन की जो मृत्यु थी ये कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप यह भी याद रखिएगा कि एक अंग्रेज ऐसा था, एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कैप्टन, इसका भी नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कैप्टन गार्डेन। कैप्टन गार्डेन का नाम क्यों याद रखना है? कैप्टन गार्डेन एकमात्र ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1857 के विरोध में अंग्रेजों का विरोध किया था, ये आपको पता होना चाहिए। नाम क्या था? कैप्टन गार्डेन। कैप्टन गार्डेन एकमात्र अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का विरोध किया था। और ये क्यों किया? क्योंकि ये जो है मंगल पांडे से काफ़ी प्रभावित थे। मंगल पांडे के जो थे मित्र थे और उन्हीं से प्रभावित थे, इसी के लिए ये अंग्रेज अधिकारी भी थे उस समय काल में, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। नाम था कैप्टन गार्डेन, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से चयन किया था विद्रोह के बाद, आपको बताना है। आप जानते हो कि विद्रोह जब पनपा था तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। तो अंग्रेज़ों ने बाद में क्या किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार से सैनिकों की भर्ती जो है वो कम कर दी। इसके स्थान पे इन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबी और उत्तर प्रांत से भर्ती प्रारंभ कर दी। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, आपको बताना है। किसने इस विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था, आपको बताना है। बताएं किसके द्वारा यह एक षड्यंत्र था। इनके अनुसार कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था और यह कहने वाले व्यक्ति थे सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा कि यह एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के संगठन से संदर्भित है। जब 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ उसके बाद से कौन सा आयोग का गठन किया गया था, यह आपको बताना है। चलें, इस आयोग का गठन भारतीय फौज के संगठन के लिए था और आपको बता दें इसमें जो था क्या कर दिया गया कि सेना के रेजिमेंट को जाति, धर्म, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने क्या कर दिया कि पहले क्या होता था कि बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो बढ़ाकर इन्होंने 1:2 कर दिया। मतलब 1857 की क्रांति के बाद बंगाल और यूपी से जो सैनिक लिए जाते थे, आप कह सकते हो कि बंगाल में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिक जो विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आते थे, इनका जो रेशियो था उसको कर दिया गया 1:2 और मद्रास में यूरोपीय सैनिक और भारतीय सैनिकों का जो रेशियो था वो कर दिया गया 1:3। तो याद रखिएगा ये आयोग है पील आयोग। पील आयोग ने अनुशंसा की कि भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात है, जहाँ पे विद्रोह हुए थे, जहाँ पे ज़्यादा सक्रिय थे लोग, विद्रोही जहाँ पे ज़्यादा सक्रिय थे वहाँ पे इनका अनुपात 1:2, जहाँ पे कम सक्रियता थी विशेषकर दक्षिण भारत में, मद्रास में, वहाँ पे इनका रेशियो कर दिया गया 1:3। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा ही था कि किस आधार पर, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर इसके बाद यहाँ पे सैनिकों को जो है बांटा गया, सैनिकों के बटालियन का गठन किया गया। अगला कह रहा है नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह का संबंध किससे था, बताएं। आप जानते हो नील विद्रोह की यदि हम बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद पहला संगठित विद्रोह था जो कि बंगाल से संदर्भित था। इसमें वर्ष 1859 में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में इसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं जो इसका संदर्भ था वो था रैयत से संबंधित। यहाँ पे क्या था, रैयत जो है वो नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका कहीं ना कहीं जो सही उत्तर है वो ए विकल्प, इसमें आप देखोगे कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। ए विकल्प में यदि हम देखें तो पूरी बात नहीं रखी गई है। सी विकल्प में पूरी बात रखी गई है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, इसलिए सी विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, आपको बताना है। इनका नाम है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र ने नील कृषकों की जो समस्या थी उसको बखूबी अपने पुस्तक में लिखा है, तो इनका नाम है दीनबंधु मित्र। बी विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वह कौन सी प्रथा थी। वह कौन सी प्रथा थी जिसपे किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, मतलब
प्रत्येक जमीन धारक भूस्वामी होता था, यह कौन सी प्रथा थी? जमींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या दाहसाला? तो आपको बता दें यहाँ पे बात हो रही है रैयतवाड़ी प्रथा की। रैयतवाड़ी प्रथा जो थी इसमें था क्या था? रैयतवाड़ी में होता था कि जो भूस्वामी हैं वही जमीन धारक होंगे, मतलब जो जमीन धारक हैं वही भूस्वामी होंगे। और संपूर्ण भारत के 51%, सबसे ज़्यादा 51% जो है भूभाग पर ये लागू थी। और इसके लागू करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है टॉमस मुनरो और कर्नल रीड को। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। टॉमस मुनरो तथा कर्नल रीड जो है इसके जनक, रैयत प्रथा के जनक माने जाते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा के जनक माने जाते हैं। और भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर यही प्रथा लागू थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। चले बताएं, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और आज यहीं पे हम प्रश्न समाप्त करेंगे, ठीक है। और आप सबसे एक अनुरोध है कि एक टाइम बताएं जिस समय आप या तो सुबह में ही प्रयास करें, बताएं कोई एक निश्चित समय जिस समय पर लाइव आकर आपसे चर्चा की जाए और इन प्रश्नों का, जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं, इनका अध्ययन लाइव आकर किया जाए तो चीज़ें और भी बेहतर होंगी। तो अभी बताएं पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप समय बताइएगा। हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि कोई एक निश्चित समय रखकर उस पर चीज़ों को लाया जाए जिससे आपके लिए और बेहतर और निर्णायक आप कह सको और बेहतर परिणाम आपको मिल सके। चलें इसको बताएं। पागल पंथ की यदि हम बात करें तो करम शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और अर्ध धार्मिक संप्रदाय और इसकी स्थापना करम शाह बी विकल्प में दिया हुआ इन्होंने किया था। उत्तरी बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। तो आज 50 प्रश्न हम देख रहे हैं क्योंकि समय 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और निर्धारित जो समय मिला है वो 1 घंटे का मिला है कि 1 घंटे में हमें प्रश्नों को कराना है। तो कल से हम प्रयास करेंगे कि डिस्कशन थोड़ा सा कम हो लेकिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकें, क्योंकि आधुनिक भारत हमें समाप्त करने के बाद फिर बिहार राज्य विशेष से संदर्भित प्रश्नों को देखना है। तो आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और अभी इसमें आप देखोगे तो मैंने बताया कि लगभग 350 प्रश्न हैं। तो 350 प्रश्न हैं तो कम से कम 6 कक्षा, 5 से 6 कक्षा आपकी लगेगी जब आधुनिक भारत आपका कंप्लीट हो जाएगा पूर्णतः। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।